बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट फंक्शन में आज हम कांस्टेंट इलास्टिसिटी ये एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट इलास्टिसिटी केस और फिर हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ इम्परफेक्ट कंप्यूटेशन ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इधर दिस इज ये डिमांड फंक्शन है Q इज इक्वल टू ए पी पावर बी। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी क्या आती है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यहाँ पर Q है, चूँकि हमने इलास्टिसिटी का जनरल फार्मूला याद रखो, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, डिवाइड बाई एवरेज रेवेन्यू होता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइड बाई एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या आंसर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले चूंकि मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डी आर बाई डी क्यू, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास तो आर होना चाहिए और आर फंक्शन होता है क्यू का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्यू फंक्शन है प्राइस का, तो पहले तो इससे पी मालूम करेंगे। सो पी को इस तरह कर लेंगे कि यहाँ पर पी पावर बी इज इक्वल टू क्यू पावर, यहाँ पर क्यू आ गया, ठीक है, और 1 ओवर ए आ गया। ठीक है, अब बी मालूम करना है तो दोनों को 1 ओवर बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों साइड को 1 ओवर बी, तो यहाँ 1 ओवर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू 1 ओवर ए पावर 1 ओवर बी, 1 ओवर ए 1 ओवर बी, और क्यू पावर 1 ओवर बी आ गया। ठीक है, तो जस्ट तो चूंकि कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट 1 ओवर ए को कांस्टेंट के ले लेते हैं, कोई भी ए ले लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर पी आ गया मेरे पास। अब पी को क्या करना है, पी को इसको क्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अगर इसको हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये मेरे पास पी इंटू क्यू टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के क्यू पावर, क्योंकि ये 1 है, इसके साथ जमा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी डिवाइड बाई बी। देखो इस तरह क्यू 1 ओवर बी प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू बी एलसीएम आ गया। ठीक है, बी एलसीएम आ गया 1 प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया के 1 प्लस बी इंटू बी। अब इसकी डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये डी आर बाई डी क्यू, ये 1 ओवर बी नीचे आ जाएगा, 1 प्लस बी डिवाइड बाई बी, और इससे 1 माइनस हो जाएगा। तो जब 1 माइनस हो गया तो 1 ओवर बी आ गया, तो सिंपल ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर आ गया। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर आ गया। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर आ रहा है 1 ओवर 1 प्लस बी डिवाइड बाई बी इंटू पी। ठीक है, अब इसको एवरेज रेवेन्यू पे डिवाइड करते हैं, और एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। अच्छा, हमेशा तमाम केसेस में प्राइस के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई, 1 प्लस बी डिवाइड बाई बी, और दिस इज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट कांस्टेंट, ये इलास्टिसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर किसकी इलास्टिसिटी कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर शॉर्ट रन सप्लाई बाय अ प्राइस टेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म, व्हाट इज अ प्राइस टेकिंग फर्म, प्राइस टेकिंग फर्म किसे कहते हैं। ठीक है, याद रखो कि दो किस्म की मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी, मोनोपोली के अंदर और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो होता है, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, देखो ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, ये उनकी डिमांड कर्व होती है पूरे फर्म की, और ये सप्लाई कर्व होती है, यानी पूरी इंडस्ट्री की। पूरी इंडस्ट्री मिल के प्राइस को सेट कर लेती है, यहाँ क्वांटिटी सेट हो जाती है और यहाँ प्राइस सेट हो जाती है। ठीक है,
ये मार्केट की हम बात कर रहे हैं, मार्केट में, पूरे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई से प्राइस सेट हो जाती है। ये प्राइस अभी सेट हो गई। अब एक फर्म ने इस प्राइस को लेके क्या करना है, इस प्राइस को लेकर कमोडिटी सेल्स करनी है, ठीक है ना। इस फर्म से ना कोई ऊपर प्राइस चार्ज कर सकता है, ना नीचे चार्ज कर सकता है। अगर करे तो क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। मिसाल के तौर पर ये मार्केट में लेट्स सपोज चिकन जो बिकती हैं मुर्गियाँ, ये परफेक्ट कंपटीशन है क्योंकि सेम कमोडिटी होती है, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अब एक बाज़ार में कीमत लेट्स सपोज 350 मुकर्रर हो गई, ठीक है, कि भाई टुडे प्राइस विल बी इक्वल टू 350। अब अगर कोई इससे ज़्यादा कोई बेचने वाला, लेट्स सपोज कोई एक बेचने वाला वो 380 प्राइस चार्ज करता है, तो कोई भी इससे, चूँकि फुल नॉलेज होती है, याद रखो परफेक्ट कंपटीशन में फुल इन्फॉर्मेशन होती है, सबको फुल इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है कि प्राइस 350, ये 380 पे बेच रहे, तो कोई भी इससे नहीं खरीदेगा, ठीक है, कोई भी इससे नहीं खरीदेगा, तो 380 प्राइस नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर ये 320 पे बेचे तो इसके पास कितनी मुर्गियाँ होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, 200 होंगी, 300 होंगी, वो जल्दी बिक जाएगी, फिर प्राइस 350 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। तो अब इसको किस प्राइस पे बेचना है, जो मार्केट की प्राइस है, मार्केट ने सुबह डिटरमाइन किया है डिमांड और सप्लाई से कि प्राइस 350 होगी। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म जो होती है वो सुबह या डेली प्राइस को क्या करती है, वो मार्केट से लेती है। इसको हम प्राइस टेकिंग फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो होती है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। वो प्राइस कहाँ से लेती है, वो प्राइस लेती है मार्केट से, और उसको इसी प्राइस पे कमोडिटीज़ को सेल करना होता है। ये प्राइस उसके लिए गिवन होती है, ये प्राइस उसके लिए प्राइस होती है, ये प्राइस उसकी गिवन होती है। अब ये वो 50 यूनिट बेचता है, वो 200 यूनिट बेचता है, वो 1000 यूनिट बेचता है, ये उसकी 400 बेचता है या 1000 बेचता है, ये उसका वो है कि वो कितने यूनिट बेचता है, लेकिन प्राइस ना इस प्राइस से ऊपर बेच सकता है, ना इस प्राइस से कम बेच सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस टेकिंग फर्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पर मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में जो है वो मोनोपोली में केस उल्टा होता है, ठीक है ना। मोनोपोली में केस उल्टा होता है। मोनोपोली में जो है वो यहाँ पर फर्म जो होती है, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एक फर्म इंडस्ट्री क्रिएट करती है मोनोपोली में, ठीक है ना। तो वो अगर ज़्यादा बेचना चाहता है तो ही हैज़ टू डिक्रीज द प्राइस, और ये प्राइस को, यानी ये अगर प्राइस को ज़्यादा रख सकता है तो कम कमोडिटीज़ बेचेगा, प्राइस को कम कर सकता है तो ज़्यादा क्वांटिटी बेचेगा, यानी वो प्राइस को चेंज कर सकता है। इंडिविजुअल फर्म प्राइस को चेंज कर सकती है मोनोपोली में। मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट अपनी प्राइस को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। इफ़ ही वांट टू सेल मोर ही हैज़ टू डिक्रीज द प्राइस, ठीक है। वो अगर वो ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसको प्राइस को डिक्रीज करना होगा, ठीक है। तो वो इसको हम फिर वो कहते हैं कि अब कौन सी प्राइस होगी जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, इसको हम कहते हैं प्राइस सीकिंग फर्म। इसको क्या कहते हैं, प्राइस सीकिंग, इसको हम कहते हैं प्राइस सीकिंग, ठीक है ना, प्राइस सीकिंग फर्म। तो मोनोपोली में जो फर्म होती है उसको प्राइस सीकिंग फर्म कहते हैं, और जो परफेक्ट कंपटीशन में होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस टेकिंग फर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्टिंग्विश हमने करना था कि भाई ये क्या सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ए प्राइस टेकिंग फर्म। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं। याद रखो कि यहाँ पर गौर से याद रखो कि प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट जो होता है ना, ठीक है,
प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, याद रखो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। और रेवेन्यू भी जो होता है ना, रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, प्रॉफिट एंड सी इज अ प्राइस एंड कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, तो सो प्रॉफिट इज आल्सो फंक्शन ऑफ क्यू। अच्छा, तो यहाँ पर हम अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं, यानी कौन सा वो पॉइंट होगा, तो इसको इससे पहले मैंने आप लोगों को किया था कि हमने क्या करना है, अगर हमने किसी चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम करना है तो उसकी डेरिवेटिव हम लेते हैं, क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो डी प्रॉफिट बाई डी क्यू ये मालूम करेंगे, डी प्रॉफिट बाई डी क्यू। तो यहाँ पर डी आर बाई डी क्यू, ठीक है, माइनस डी सी बाई डी क्यू, ओके। और डेरिवेटिव को जीरो क्योंकि पुट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम मालूम कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो एट द इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए या लॉसेस मिनिमम के लिए कंडीशन जो है, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। लेकिन ये तो मैक्सिमा के लिए भी है, मिनिमा के लिए, तो प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए फिर आगे क्या करेंगे, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेनी है, डी बाई डी क्यू ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, ये क्यू है। सो इसकी क्या हो जाएगी, हमने दोबारा इसी की डेरिवेटिव लेनी है, इसी फंक्शन की। सो डी मार्जिनल रेवेन्यू बाई डी क्यू, ये यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू हो जाती है। अच्छा, माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। और ये डी बाई डी क्यू क्या चीज़ है, ये स्लोप्स को जाहिर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि, और हमें पता है कि मैक्सिमम के क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो, दिस इज फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जब ये नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या होगा, तो इसको हम लिखते हैं स्लोप ऑफ एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, शुड बी लेस देन, ये लेस देन अपनी जगह गया, इसको उस साइड पे कर लें, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। या इसको उल्टा कर लें तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एम सी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। एट दैट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं लेट सपोज इस तरह कर लेता हूँ, ये एक लाइन, ये लाइन जो है ये दिस इज व्हाट, दिस लाइन इज फॉर व्हाट, ये लाइन जो हमने खींच दी, दिस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस। ये एक ही लाइन है जो तीन चीज़ों को जाहिर करती है। यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। ये हम क्या कर रहे हैं, असल में हम पहले इक्विलिब्रियम बना रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, और फिर हम उसमें डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन क्या आ सकती हैं। अब इक्विलिब्रियम, ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, अब यहाँ पर ये मैंने क्या लगा दिया, मार्जिनल कॉस्ट लगा दिया, ठीक है ना, दिस इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम अब किस पॉइंट पे आना चाहिए, इस पॉइंट पे आना चाहिए कि इस पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आना चाहिए, आया ये पॉइंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जहाँ पर एम सी का स्लोप ज़्यादा हो मार्जिनल रेवेन्यू से। अब ये नेगेटिव स्लोप है तो ये तो ज़्यादा नहीं है, ये ज़ीरो स्लोप है मार्जिनल रेवेन्यू का, और ये नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पर स्लोप एम सी का पॉजिटिव है और ये ज़ीरो है, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम आ गया। अब इतनी क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो ये तो एक इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्ट रन देखना है। अब शॉर्ट रन में जो है, शॉर्ट रन में हमने कौन सी सिचुएशन लेके आनी है, हमने इसमें यहाँ पर हमने पुट करना है वेरिएबल कॉस्ट पुट करना है,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पुट करना है, एवरेज कॉस्ट पुट करना है और मुख्तलिफ सिचुएशंस पुट करनी है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हम कैसे पुट करेंगे। देखो अदर, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेट सपोज ये पुट कर लिया एवरेज कॉस्ट, this is what average cost, okay, and this is, let's suppose this is average variable cost, okay, this is average variable cost, ठीक है, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं कि इस फॉर्म यहाँ पर प्रॉफिट कितना है और इक्विलिब्रियम तो आ गया, प्राइस कितनी है, प्राइस जी ये प्राइस हो गई, ये प्राइस है, प्राइस इतनी है, लेकिन यहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो इधर ऊपर लेके जाएं, ये मेरे पास कॉस्ट है, इधर आ जाएं, ये यहाँ पर कर लें, लेट्स सपोज दिस इज एस पॉइंट, ठीक है, दिस इज एस पॉइंट, दिस इज 0 पॉइंट। अब देखो इधर, अब एवरेज कॉस्ट कितना है, पर यूनिट कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट कितना है, देखो इधर, लेट्स सपोज दिस इज डी पॉइंट, ओके, दिस इज एन पॉइंट, ये एन पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट आ रही है ओ एस, कितनी आ रही है, ओ एस, दिस इज एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है। अच्छा, ये तो मैंने असल में शट डाउन पोजीशन की तरफ चला गया, पहले इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा ये शट डाउन की तरफ चले गए। बुक में कर लेते, अच्छा ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई तो थोड़ा सा यहाँ से कर लेते, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पर दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर ये जो है ये दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ये वाली मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्टनल मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, एंड दिस इज एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, दिस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अच्छा जी, लेट सपोज कर लेते हैं इनिशियली, ठीक है, इनिशियली लेट सपोज कर लेते हैं द प्राइस इज, लेट सपोज प्राइस हाई होती है, मार्केट ने एक प्राइस सेट कर दी है, दिस ये प्राइस है, ओके, दिस ये प्राइस है, ओके। लेट सपोज करते हैं मार्केट ने प्राइस फिक्स कर दी और ये प्राइस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब प्राइस, लेट सपोज जो भी है पी डबल डैश प्राइस है, तो इस पी डबल डैश पे प्राइस पे यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी प्राइस डबल डैश, ये मार्जिनल रेवेन्यू भी हो जाएगा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी हो जाएगा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू भी हो गया और प्राइस भी हो गई। अब देखो इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू, दिस मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल दिस पॉइंट, लेट सपोज ये E1 पॉइंट है, E1 पॉइंट पे दोनों आ जाते हैं सब, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर फर्म जो है Q डबल डैश आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। अब हम देखते हैं कि आया इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या सिचुएशन है। तो देखो इधर एवरेज कॉस्ट देखते हैं, प्रॉफिट एनालिसिस के लिए हम एवरेज कॉस्ट देखते हैं। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है, 0। एवरेज कॉस्ट कहाँ पे है, एवरेज कॉस्ट ये है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट, लेट्स सपोज दिस इज एन पॉइंट, ओके। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है, Q डबल डैश, ठीक है, C N, दिस इज एवरेज कॉस्ट, ओके, दिस इज एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट हो गई। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एवरेज कॉस्ट होती है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक एवरेज कॉस्ट हो गई, ये एवरेज कॉस्ट हो गई, ओके। तो ये एवरेज कॉस्ट हो गई। अच्छा जी, एवरेज रेवेन्यू कितना है, यानी ये यूनिट कितने पे बिक रहा है, फी यूनिट कितने पे बिक रहा है, क्योंकि सेम तमाम प्राइस सब होती है तो एक जैसे होंगी। तो एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू जी ये एवरेज रेवेन्यू है, देखो। तो यहाँ E1 Q डबल डैश, ठीक है। रेवेन्यू कितना है, ये रेवेन्यू है जी, देखो रेवेन्यू कितना है, ये रेवेन्यू है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट जो है वो ये कॉस्ट है,
ठीक है। अब देखो ना, ये यहाँ तक रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, ये एरिया एवरेज रेवेन्यू क्या है, ये ज़्यादा है। एक चीज़ का खर्च आ रहा है लेट्स सपोज 9 रुपये और उसके रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, इस 12 रुपये, तो ये 3 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। क्या कमा रहा है, एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस एरिया को, ये जो एरिया है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, एब नॉर्मल प्रॉफिट। अब कितना एब नॉर्मल प्रॉफिट है, ये एब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस एरिया इज व्हाट, दिस इज एब नॉर्मल प्रॉफिट। सही है, दिस इज एब नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अच्छा देखो इधर फिर, अच्छा अगर आपने इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को मालूम करना है तो आप, ये तो मैंने पर कर लिया, अगर इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर से करें, टोटल एक्सपेंडिचर, तो मैं लिखूंगा दिस पॉइंट ज़ीरो, दिस पॉइंट, ये सॉरी ये वाला पॉइंट है, अच्छा ये पॉइंट है, क्यू डबल डैश ज़ीरो, क्यू डबल डैश E1 और P डबल डैश, दिस इज टोटल रेवेन्यू, दिस इज व्हाट, this 0, this Q double dash, E1 point and P double dash, this is total revenue. Expenditure, total expenditure क्या कितना है, 0, Q double dash, this is N point और यहाँ पर ये N point यहाँ पर कोई कर लो, let's suppose S point। अब ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और ये टोटल रेवेन्यू है। तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर कम है, तो ये एरिया क्या रह जाएगा, ये प्रॉफिट रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, प्रॉफिट रह जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं कि भाई लेट्स सपोज कर लेते हैं कि द प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड, यहाँ पहले P डबल डैश कर ली, अब भाई मार्केट में प्राइस कम हो गई, जब मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी तो ये प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है, प्राइस क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो जब नीचे आ जाएगी तो अब न्यू, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज रेवेन्यू, न्यू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस कर नीचे आ जाएगा। अच्छा ये नीचे आ जाएगा, ये वाली लाइन नहीं, ये डैश डैश डैश, ये मेरे पास क्या आ गई, ये न्यू क्यों हो गया, क्योंकि द प्राइस हैज़ डिक्रीज, द मार्केट हैज़ गिवन न्यू प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस, ये सेकेंड सिचुएशन हो गई, ठीक है। दिस इज, ये दूसरी सिचुएशन हो गई, द प्राइस डिक्रीज हो गई। अब जब प्राइस डिक्रीज हो गई तो न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, न्यू इक्विलिब्रियम जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम होते हैं, ये पॉइंट आ गया। अब जब ये पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कितनी है और एवरेज रेवेन्यू कितनी है, क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट से ऊपर है, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज E1, ठीक है, एंड दिस इज N पॉइंट, ठीक है, दिस इज N पॉइंट, ओके। अब एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट हो गया N Q डैश, N Q डैश, ये देखो इधर N Q डैश एवरेज कॉस्ट हो गया। और एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू जी ज़्यादा है, वो कितना है E Q डैश, तो रेवेन्यू ज़्यादा है। देखो ये एरिया ये ज़्यादा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और कलर यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज, ये लाइन ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, दिस इज़ टोटल रेवेन्यू, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल एवरेज कॉस्ट है, सॉरी ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू यहाँ से लेकर E से लेकर Q तक एवरेज रेवेन्यू, और N से लेकर Q तक क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो जाहिर बात है रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट, ये 1 यूनिट पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये 1 यूनिट पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ से आ जाएं यहाँ तक, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। वही तरीका है 0 Q डैश N एंड यहाँ पर कर ले S, ये टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल रेवेन्यू कितना है, 0 Q डैश E and P dash, this is total revenue is greater than total cost, so this is profit, ठीक है, this is abnormal profit, this is called above normal profit। अब देखो प्राइस कम हो गई तो पहले प्रॉफिट ज़्यादा था, अब कम हो गया है, ठीक है, प्राइस के कम होने से एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब लेट्स सपोज कर लेते हैं प्राइस और कम हो जाती है, प्राइस और कम हो जाती है, लेट्स सपोज दिस इज द प्राइस, दिस इज द न्यू प्राइस, दिस फर्म ने और प्राइस कम कर ली। अब यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं,
अच्छा जी, यहाँ पर एक सिचुएशन दूसरी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक प्रॉफिट कर लेते हैं, एक यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज प्राइस को हम यहाँ पर सिर्फ पी रख लेते हैं और यहाँ पर प्राइस हो जाती है, देखो इधर यहाँ पर, जहाँ पर ये, अब ये क्या हो गया, ये न्यू प्राइस हो गई। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस ये हो गई। अब इसमें देखो यहाँ पर आ जाए, नीचे नीचे आ जाए, ये सिर्फ क्यू कर ले। ठीक है, अब ये लेट्स सपोज एन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एन क्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया, एन क्यू। दोनों बराबर है ना, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट बराबर हैं। इसको हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इसको एक कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ज़ीरो। ठीक है ना, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इसको कहते हैं। कैश का मतलब है कैश में प्रॉफिट नहीं है, नहीं जी, नॉर्मल प्रॉफिट इसमें शामिल होता है। ठीक है ना, ये जो यहाँ पर कंडीशन है, देयर इज़ नो एबनॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। ये एरिया जो है, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी है और टोटल एक्सपेंडिचर भी है। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, सो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस पॉइंट से नीचे हम जाएंगे, अगर इससे प्राइस कम होगी तो नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान होगा, लॉसेज होंगी। क्या होंगी, लॉसेज होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर लॉसेज होंगी। अगर प्राइस इससे कम हो जाएगी तो लॉसेज होंगी। देखते हैं किस तरह। अब लेट सपोज हम प्राइस को कम कर लेते हैं, इसको लेट सपोज पी से भी कम करके पी ट्रिपल डैश कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम, ये न्यू मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो डैश डैश लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये न्यू मेरे पास क्या गई, न्यू मार्जिनल रेवेन्यू, न्यू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस की लाइन हो गई। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। जब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो अब क्या सिचुएशन होगी, अब सिचुएशन जो होगी वो देखो, एवरेज रेवेन्यू और कॉस्ट को देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, आप ऊपर ऊपर करते जाएं इसको, यहाँ पर इसको एवरेज कॉस्ट कितनी, अब एवरेज कॉस्ट नीचे नहीं, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट इज ई। ठीक है, दिस इज ई पॉइंट। अब देखो एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू कितना है, ये एवरेज रेवेन्यू जी एन क्यू डैश, एन क्यू। ठीक है, 3 डैश है, ये एवरेज रेवेन्यू हो गया। एंड एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर, वो है ई क्यू ट्रिपल डैश। ठीक है, सो एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन average revenue is less than average cost. When average revenue is less than average cost, so there is a losses per unit losses हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अब देखो इधर, अब यहाँ पर ये आ जाए, लेट्स सपोज दिस इज एस पॉइंट। ठीक है, अब ये एरिया जो है ये लॉसेस को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये नुकसान को शो कर रहा है। ठीक है, दिस शोज टू द लॉसेस, ये लॉसेस को शो कर रहा है। अब ये लॉसेस हो रही हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जहन में आता है कि जब लॉसेस हो रही हैं तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि लॉसेस को मिनिमम हो रही है। ये नेक्स्ट पॉइंट से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये शट डाउन कर लेता है तो इसको ये नुकसान फिर बेयर कर लूँगा, वेरिएबल कॉस्ट। देखो अब ये मेरे पास याद रखो, ये एवरेज कॉस्ट है। इस एवरेज कॉस्ट में से ये जो है ना, ये ई से क्यू डैश तक, ये नहीं है, ये देखो इधर, ये टोटल एरिया एवरेज कॉस्ट है। अब एवरेज कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एक एवरेज वेरिएबल के नीचे वाला पोर्शन होता है, एक ये वाला पोर्शन होता है। ये जो एवरेज वेरिएबल के नीचे है तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज द वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, और ये वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये नहीं, वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स
टोटल कवर हो रहे हैं और फिक्स कास्ट का भी एक पार्ट कवर हो रहा है। देखो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, यानी ये देखो टोटल मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये एरिया, ये एवरेज कॉस्ट है, ये वाला अब कितना कवर हो, ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है, ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, और ये सिर्फ ये थोड़ा सा पार्ट नहीं कवर हो रहा। तो वेरिएबल कॉस्ट तो फुल कवर हो रहा है और फिक्स कास्ट का भी पार्ट कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये शट डाउन कर दे तो फिक्स कास्ट तमाम इसको ये वाला, फिर नुकसान कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान बढ़ जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अच्छा इसमें है कि ये क्या करे, कंटिन्यू करे, ठीक है ना। सो दिस इज लॉसेज, बट दिस इज नॉट द शट डाउन केस, दिस इज द लॉसेज हो रही हैं जब एवरेज रेवेन्यू कम हो एवरेज कॉस्ट से, लेकिन यहाँ पर क्या हो, a part of the fixed cost is covered, फिक्स कास्ट का पार्ट कवर हो रहा है, फिक्स कास्ट का क्या हो रहा है, फिक्स कास्ट का क्या हो रहा है, एक पार्ट कवर हो रहा है, फिक्स कास्ट का एक पार्ट कवर हो रहा है। सो इट इज़ बेटर फॉर द फर्म टू कंटिन्यू टू रिमेन इन द बिजनेस, ठीक है, एंड वेट फॉर द बेटर सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं शट डाउन पे। अब देखो प्राइस और भी कम हो गई, लेट्स सपोज प्राइस जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ गई, ये वाली प्राइस और कम होते मिनिमम ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। इससे प्राइस थोड़ी सी भी ऊपर होगी ना तो वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ी सी भी कम होगी तो वो कंटिन्यू करेगा। अब देखो इधर ये प्राइस हो गई, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, क्यू पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब ऊपर चले जाएं, एवरेज कॉस्ट, ये देखो ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट लेट्स सपोज दिस इज एवरेज कॉस्ट, यहाँ से ये एवरेज कॉस्ट है, और रेवेन्यू बहुत कम हो गया है, रेवेन्यू इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, नुकसान हो रहा है, एवरेज कॉस्ट इज मोर देन, एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट ई क्यू है, और एवरेज रेवेन्यू कितना है, लेट्स सपोज दिस इज एन, यहाँ एन पॉइंट रख लेते हैं, एन पॉइंट, दिस इज एन क्यू, ओके। सो जाहिर बात है यार, यहाँ पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट से नुकसान हो रहा है। अगर ये बिजनेस बंद करता है तो भी इतना नुकसान है, क्योंकि फिक्स यानी वेरिएबल कॉस्ट फुल कवर हो रहे हैं और फिक्स कॉस्ट कोई भी कवर नहीं हो रहा। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो होता है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट फुल कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये वेट करेगा कि बिजनेस करूं कि ना करूं, ये अभी ये डिसीजन किसका है, फर्म का है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस थोड़ी सी भी 1 मिली भी नीचे आती है, थोड़ी सी भी प्राइस कम हो जाती है ना, अगर प्राइस थोड़ी सी भी कम हो गई, लेट्स सपोज ये प्राइस हो जाती है, थोड़ी सी भी प्राइस से नीचे हो जाएगी ना, तो ये शट डाउन केस, क्योंकि नुकसान फिर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा है, ये पार्ट वेरिएबल कॉस्ट का भी कवर नहीं हो रहा, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट का भी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, शट डाउन केस हो जाता है, ठीक है ना। अगर प्राइस थोड़ी सी भी इस पॉइंट से नीचे आ जाती है, इस यहाँ से, ठीक है, यानी मिनिमम ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कहाँ से, मिनिमम ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ी सी भी आ जाती है तो ये शट डाउन केस है, ठीक है। तो फर्म कब सप्लाई करती है, यानी यहाँ शट डाउन, देयर विल बी नो, यहाँ पर कोई इस पॉइंट से कम क्यू नहीं होगा, इस पॉइंट से कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, ये बिल्कुल ये एरिया जो है ये शट डाउन केस है इस में। और ये कब आउटपुट कब शुरू करेगी, जब प्राइस पीएस से ज़्यादा होगी। अगर प्राइस पीएस से कम हो गई तो देयर विल बी अ शट डाउन केस, पीएस से प्राइस कम हो गई तो शट डाउन, इस फर्म के लिए शट डाउन है, पूरे मुल्क के लिए नहीं है, इस फर्म के लिए शट डाउन केस है, ठीक है ना। इस फर्म के लिए क्या हो गया, शट डाउन केस हो गया। अगर प्राइस थोड़ी सी भी इससे कम हो गई तो इट इज़ अ शट डाउन केस। अब सप्लाई कर्व की बात करते हैं, फर्म कब सप्लाई करती है, ठीक है। अब पीएस का जिक्र करेंगे, जी नहीं, हम कहेंगे कि फर्म सप्लाई करेगी जब फर्म की इक्विलिब्रियम जो होगा वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से के मिनिमम से ऊपर हो, ठीक है ना। अब देखो इस कर्व को इन्होंने थोड़ा सा
यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है। क्यों बोल्ड किया गया है? अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट से ऊपर फर्म क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। सो हम कहते हैं सप्लाई कर्व इज व्हाट? सप्लाई, द फर्म सप्लाई कर्व इज द मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? सप्लाई कर्व है। लेकिन पूरी मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर्व नहीं है। पूरी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? सप्लाई कर्व नहीं है। कौन सी सप्लाई कर्व है? मार्जिनल कॉस्ट तो है, लेकिन इसका कौन सा हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम से ऊपर होता है? देखो इधर, यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एवीसी, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट में ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई शॉर्ट रन, ठीक है। अब कौन सा वाला मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है फर्म की, वो मार्जिनल कॉस्ट है। कौन सी मार्जिनल कॉस्ट है? जो एवीसी के मिनिमम से ऊपर होती है। क्या होती है? एवीसी के मिनिमम से ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट होती है सप्लाई कर्व होती है, क्योंकि इसमें फर्म के वेरिएबल कॉस्ट फुल कवर हो रहे होते हैं और एक पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट कवर होते हैं। तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी? सप्लाई करेगी। तो हम कहते हैं व्हाट इज सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म? तो we say short run marginal cost. Short run marginal cost is the supply curve, but not all the short run marginal cost. That part of marginal cost which lies above the minimum of average variable cost. What short run supply curve the firm is what? Is a marginal cost, part of the marginal cost. पूरी नहीं, पूरी marginal cost नहीं, part of the marginal cost which lies above the minimum of the एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सप्लाई कर्व हो गई, ठीक है। अच्छा जी, ये आ जाए यहाँ देख लें इधर, द फॉर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ये मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व देख लें, ठीक है। द शट डाउन डिसीजन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो शट डाउन डिसीजन पढ़ लिया और न्यूमेरिकल इसमें इंशाल्लाह बाद में करते हैं इसका। सो यहाँ पर हमने इसमें परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट सिचुएशन पढ़ ली है, एबनॉर्मल प्रॉफिट पढ़ लिया, नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ लिया, लॉसेस पढ़ ली और शट डाउन पोजीशन पढ़ ली, ठीक है। और सप्लाई कर्व पढ़ ली।